नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन बी है और ये 10th क्लास का है। मॉडल पेपर हम बना रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से, यानी श्रीमान पेट्रोन्स्की का लेटर क्या कहता था, यानी उसके बारे में क्या लिखा हुआ था। तो जानते हैं इसका आंसर। मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर सेड that Wanda would not come to school anymore and so wouldn't Jake. मिस्टर पेट्रोन्स्की के लेटर में कहा गया कि वांडा अब और स्कूल नहीं आएगी और ना ही जैक आएगा, बिकॉज दे वर मूविंग टू ए बिग सिटी, क्योंकि वे एक बड़े शहर जा रहे हैं। दे वुड लिसन पोलेक नो मोर, और वे वहाँ पोलेक नहीं सुनेंगे। एंड नोबडी वुड आस्क अबाउट देयर फनी नेम, और कोई भी उनके बारे में मजाकिया नाम नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, और कवि क्या कहता है जब उसका मन बदल जाता है। तो जानते हैं इसके उत्तर के बारे में। A dust of snow is a collection of the teeniest particles of snow। यानी जो डस्ट ऑफ स्नो है वो टीनियस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, बर्फ के, रेस्टिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से के ऊपर पड़े रहते हैं। और ए क्रीचर आफ्टर ए स्नोफॉल, या फिर किसी क्रीचर पे, किसी प्राणी पे जब स्नोफॉल होता है उसके बाद में। When the crow shook down on him, जब कौवे ने शुक डाउन किया उसके ऊपर, यानी जो पोइट होता है वो नीचे बैठा होता है, जो क्रो होता है वो उसको झाड़ कर नीचे गिरा देता है बर्फ को। तो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री है चेंज द पोइट्स मूड। इस प्रकार जो डस्ट ऑफ स्नो है जो हेमलॉक के ट्री से क्रो ने नीचे गिराई है, यानी कवि के ऊपर झाड़ी है, तो उससे कवि का मन बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दी व्यूज ऑफ मिसिज पम्फ्रे अबाउट ट्रिकीज हेल्थ। यानी जो मिसिज पम्फ्रे हैं वो ट्रिकी की हेल्थ के बारे में उनके क्या विचार है, तो वो हमें लिखने हैं। तो जानते हैं इसका आंसर। मिसिज पम्फ्रे कॉन्टेक्टेड मिस्टर हैरियट, यानी मिसिज पम्फ्रे ने श्रीमान हैरियट से कांटेक्ट किया अबाउट ट्रिकीज वीक हेल्थ, ट्रिकी की कमजोर स्वास्थ्य के बारे में। शी टोल्ड दैट, उन्होंने बताया कि ट्रिकी वाज लिस्टलेस, ट्रिकी बहुत ही बेचैन था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वह निश्चित ही कुपोषण से पीड़ित था या पीड़ित हो रहा था। शी वॉज गिविंग ट्रिकी सम एक्स्ट्रा फूड, वह ट्रिकी को अतिरिक्त खाना दे रही थी। ही कुडंट वॉक, वह चल नहीं सकता था। ट्रिकी वाज वॉमिटिंग, ट्रिकी वॉमिटिंग करता था। एंड नॉट ईटिंग हिज फूड, और अपना खाना नहीं खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ लोइजल लाइफ चेंज्ड ड्यू टू नेकलेस। यानी जो लोइजल का जो जीवन है वो नेकलेस के कारण बदल गया। कैसे बदल गया वो अपने को कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने जो नौकर वगैरह थे उनको भेज दिया। एंड चेंज देयर लॉन्जिंग्स, और अपने लॉन्जिंग्स को चेंज कर लिया। माटिल्डा लर्नड द अनप्लीजेंट वर्क ऑफ ए किचन, और माटिल्डा है वो किचन के जो अनप्लीजेंट वर्क है, अरुचिकर कार्य या जो उसको काम पसंद नहीं थे वो उसने सीख लिए। शी वॉश्ड द डिशेज, वह डिशेज को वॉश करती थी। लिलेन को वॉश करती थी। डेयर क्लॉथ्स, उनके कपड़े। एंड डिस क्लॉथ्स, और डिस क्लॉथ्स को वो धोया करती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वह गली में जाती थी प्रत्येक सुबह। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और वहां से पानी लाया करती थी। शी वेंट फॉर शॉपिंग हर सेल्फ टू बाय एसेंशियल थिंग्स, और जरूरी चीजें खरीदने के लिए मैं खुद ही शॉपिंग करने जाया करती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। यानी 20वीं शताब्दी को किताबों का ईरा क्यों कहा गया है, किताबों का युग क्यों कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर। द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, क्योंकि 20वीं शताब्दी को
ईरा ऑफ बुक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज़ के बारे में किताबें हुआ करती थी, फ्रॉम एंट ईटर टू जुलूस, चाहे से वो एंट ईटर हो या फिर जुलू प्रजाति हो। बुक्स टॉट पीपल, और किताबें लोगों को ये सिखाती हैं हाउ टू, कैसे, एंड वहन टू और कब, एंड वेयर टू और कहाँ, एंड वाई टू और क्यों, यानी इन सब का आंसर हमें किताबों से मिलता है। दे इलस्ट्रेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, वे काफ़ी इलस्ट्रेटेड थी, यानी उनमें उदाहरण सहित आपको सब कुछ समझाया जाता था। वे पंक्चुएटेड थी और इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक सुसज्जित भी हुआ करती थी। उसके बाद में पैसेज है, उसको रीड करना है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना वीपिंग करके और ना ही ग्रीविंग करके कोई भी पीस ऑफ माइंड है वो प्राप्त कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके खिलाफ या इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका जो दुख है वो काफ़ी बड़ा होगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर हमेशा तकलीफ में रहेगा, दुख देता रहेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह खुद को क्या कर लेगा, बीमार कर लेगा, खुद को दुखी कर लेगा, रोगी बना लेगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और यहाँ तक कि जो डेड हैं वो भी लेमेंटेशन करने से, विलाप करने से नहीं बच सकते हैं। ही हु सीक्स पीस, जिसको भी तलाश होती है किसकी, पीस की, शांति की, शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसको बाहर निकलना होगा किसके एरो से, किसके तीर से, लेमेंटेशन के, एंड कंप्लेंट, शिकायत के, एंड ग्रीफ और दुख के जो तीर होते हैं उनसे निकलना होगा। ही हु हैज़ ड्रान आउट द एरो, जिसने इन तीरों को निकाल लिया है या उनसे बाहर आ चुका है। हैज़ बिकम कंपोज्ड, तो वो बहुत शांत होगा। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और वही पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति प्राप्त कर सकेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जिसने सभी दुखों को जीत लिया है। विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वह दुख से स्वतंत्र है। एंड बी ब्लेस्ड, और वही हमेशा आनंद लेता रहेगा, आनंदित रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डज लेमेंटेशन हैव ऑन द लेमेंटिंग पर्सन, तो इसका आंसर है द लेमेंटिंग पर्सन विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। यहाँ से ये जो लाइन है आप देख सकते हैं इसमें, द लेमेंटिंग पर्सन, तो ये हो जाएगा इसके अंदर से, द लेमेंटिंग पर्सन विल मेक हिमसेल्फ सिक और पेल। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और उसके बाद में है his pain will be greater and his body will suffer, ये लाइन आ जाएगी। और he will have arrows of lamentation, यदि उसके पास lamentation की जो एरो है या फिर कंप्लेन के जो, तो ये कहता है उसके पास यदि लेमेंटेशन का एरो है या कंप्लेंट का जो एरो है या फिर ग्रीफ का जो एरो है वो, और ही, फिर वो कहता है कि जो स्वतंत्र कौन है, ही विल नॉट बी फ्री फ्रॉम सोरो, ही विल नॉट बी, तो ये वाली लाइन है ये भी अपन इसमें ऐड कर देंगे, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हाउ कैन द पीस ऑफ माइंड बी अचीव्ड, यानी पीस ऑफ माइंड है उसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो पीस ऑफ जो माइंड है वो कैसे अचीव हो सकती है, तो हमें इनको निकालना होगा, ड्रा आउट करना होगा। जो लेमेंटेशन के एरो हैं, कंप्लेंट के या फिर ग्रीफ के जो एरो हैं उन्हें हमें निकालना होगा, और वही व्यक्ति क्या रह सकता है। फिर आगे ये लाइन आई गई, ही हु हैज ड्रेन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Read the passage given below and answer the questions that follow. In my short career as a thief, जो मेरा चोर का शॉर्ट कैरियर है उसमें, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन किया है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान गवा देते हैं या उनका सामान चोरी हो जाता है तब। तो ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है डर, दिखाता है, उसके चेहरे पर डर का भाव होता है। द रिच मैन शोड, और जो रिच मैन है वो क्या शो करता है,
रिच मैन क्या दिखाता है, वो दिखाता है एंगर दिखाता है। दी प्योर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता हूँ, दैट अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वहां पे केवल टच ऑफ सैडनेस वो दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ मनी के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, किसके लिए, ट्रस्ट के लिए, यानी ट्रस्ट का जो लॉस हुआ है उसके लिए। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द थीव्स स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे लूज गुड्स, तो यानी जब लोगों का सामान चोरी हो जाता है, तो जब चोर ने अध्ययन किया था आदमियों के चेहरे का, तो उसका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या है, तो देखते हैं इसका आंसर। ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी क्या दिखाता है, डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होता है वो एंगर दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर आदमी है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है। दिस वाज द स्टडी ऑफ द थीफ, यह जो अध्ययन है जो चोर के द्वारा किया गया है आदमी के चेहरे को लेकर, व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब उनका सामान चोरी हो जाता है तब। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुड अनिल्स फेस बी डिफरेंट फ्रॉम द थीव्स स्टडी, यानी अनिल का जो चेहरा है वो अलग कैसे है चोर के अध्ययन से। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, अनिल्स फेस, अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वो केवल टच ऑफ सैडनेस दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि उसका पैसा चला गया, बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास चला गया। फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, थस अनिल्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द थीव्स स्टडी, इस कारण अनिल का चेहरा है वो लोगों के चेहरे से जिसका अध्ययन चोर ने किया उससे काफी अलग है। स्टेंजा पढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो पहला क्वेश्चन है, वाट डज द पोइट नो, वाट डज द पोइट नो, तो इसका आंसर है, द पोइट नोज, कवि जानता है, दैट की हेट इज प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड, की जो हेट है, नफरत है, वो इस संसार में व्याप्त है। सो मैनी इविल्स इन द वर्ल्ड, जो कई बुराइयां हैं इस संसार में, आर द कॉजेज ऑफ हेट्रेड, जो नफरत का कारण है, अमोंग मैनकाइंड, मानवता के बीच में, लोगों के बीच में। हैट्रेड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और जो हैट्रेड है, नफरत है, घृणा है, वही संसार को, यानी जो विनाश है, तबाही है, उसकी ओर अग्रसर करती है या उसकी ओर ले जाती है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, वाई आइस विल बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो आइस है वही संसार के डिस्ट्रक्शन का कोज है, कारण बनेगी, क्यों, देखिए उसकी वजह क्या है। आइस इज लाइक हेट्रेड, यानी जो बर्फ है वो किसकी तरह है, वो लाइक हेट्रेड, नफरत की तरह है। वहन है लार्ज वॉल्यूम ऑफ हेट्रेड, जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हेट्रेड कलेक्ट्स, उसको इकट्ठा किया जाता है, एंड डिपॉजिट्स इन द माइंड ऑफ द ह्यूमंस, और वो मनुष्य के दिमाग में यदि उसको डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, एंड व्हेन इट मेल्ट्स, और जब यह पिघलता है, देन डिस्ट्रक्शन इज इम्पेरेटिव, तो जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा इम्पेरेटिव हो जाता है, एज इन दी केस ऑफ आइस, आइस के केस में, व्हेन इट मेल्ट्स, जब यह पिघलती है। तो डिस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, इस संसार का डिस्ट्रक्शन होगा वो किससे होगा, वो कहता है आइस से ही होगा। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Where and with whom did Belinda live? यानी कहाँ और किसके साथ बेलिंडा रहती थी। तो बेलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी, और किसके साथ रहती थी, तो एक ब्लैक किटन था और एक माउस था, एक डॉग था और एक पैट ड्रैगन था। उसके बाद में है राइट अबाउट द फोर फ्रेंड्स, राइट अबाउट द फोर फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा के जो फोर फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन है, तो देखिए, द किटन इज ए लिटिल ब्लैक, जो किटन था वो थोड़ा सा ब्लैक था, और माउस था वो लिटिल ग्रे, थोड़ा सा ग्रे कलर का था, और जो डॉग था वो थोड़ा सा लिटिल येलो था, और जो ड्रैगन था, ड्रैगन इज ए रियलियो ट्रूलियो पैट, वो उसका असल में सच में एक पालतू ड्रैगन था। तो ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक।